हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश गौतम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, कूलाम का नियम एकदम हूबहू जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, सेम टू सेम उसी का फोटोकॉपी है। बस थोड़ी सी चीजें अंतर है। जैसे वहां पे दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल की बात की गई थी, यहाँ पे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात की जाएगी। बात समझ में आया। कूलाम ने क्या किया, अपने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में नियम दिया था। ठीक है, बल का परिमाण कितना होता है उसके लिए नियम उन्होंने बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम जो थे यह फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। पहले तो हम हेडिंग बना लेते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कूलाम जो थे फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1785 में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम बनाया। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नियम को लिखते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए एकदम हूबहू आपको दिखाई देगा कि यह नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार मिलजुल रहा है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे ही इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन हाँ, अंतर देखिए क्या है। वहां पर आकर्षण बल की बात की जा रही थी, यहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों की बात की जा रही है। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा कारण यही है कि द्रव्यमान एक तरह का होता है। ठीक है, जबकि आवेश दो तरह के होते हैं। दो तरह के आवेश होने के कारण यहाँ पे दो तरह का बल भी लगता है। वहां पे द्रव्यमान एक ही तरह का होने के कारण वहां पे सिर्फ आकर्षण बल लगता है। बात समझ में आया? आप लोगों ने पढ़ा भी है कि सजाती आवेशों के बीच सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। क्योंकि ये दोनों बल आकर्षण प्रतिकर्षण, इसको एक सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत बल। क्या कह सकते हैं? स्थिर विद्युत बल।
बात समझ में आया? सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण का बल, इसको हम स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं। इस सेंटेंस में भी हम लोग कह सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, ऐसा मान लीजिए कि दो आवेश हैं। कितने आवेश? दो आवेश। एक आवेश को हम कह देते हैं Q1, एक आवेश को हम कह देते हैं Q2। कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1, एक है Q2। और यदि इनके बीच की दूरी r हो, इनके बीच की दूरी r हो, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार इनके बीच जो बल लगेगा यानी कि F, वह बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के यानी कि Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती। Q1 Q2 की वैल्यू जितनी अधिक होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन जितना अधिक होगा, गुणनफल जितना अधिक होगा, बल उतना ही ज्यादा होगा। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी उससे बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक इक्वेशन में मिलाएं तो आपको मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है स्मॉल a, जिसको हम समानुपातिक नियतांक कह सकते हैं अपॉन r²। समझ में आ रहा है? समानुपातिक नियतांक आता है a और इसको हम लोग समानुपातिक नियतांक बोलते हैं Q1 Q2/r²। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब सवाल ये उठता है कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर जो a का मान है, a का मान माध्यम पर डिपेंड करता है। a का मान माध्यम पर डिपेंड करता है। दोनों आवेश किस माध्यम में रखे गए हैं उसके अनुसार a की वैल्यू वेरी करती है। समझ में आ रहा है? a का वैल्यू माध्यम पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। माध्यम बदलेंगे a का मान बदल जाएगा। ठीक है, न्यूटन ने जो नियम दिया था, न्यूटन ने नियम दिया था कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला या पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि M1 M2 अपान और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये नियम उन्होंने दिया था। उनका भी जब दोनों इक्वेशन एक में मिलाया गया था तो M1 M2 अपान r² हुआ था और यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू G M1 M2 अपान r², जहाँ पर G क्या था? एक समानुपातिक नियतांक था जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं और इस नियतांक को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू एकदम फिक्स थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस G का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप चले जाइए, इस G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम पर केजी स्क्वायर ही होगा। इसीलिए इसको हम लोगों ने कहा कि यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक है मतलब सर्वत्र इसकी वैल्यू सेम रहेगी, सार्वत्रिक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या था? इसमें जो कांस्टेंट आया a, इसकी वैल्यू माध्यम पर निर्भर करती है, हर जगह समान नहीं होती है। इसलिए हम लोग इसको अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग जानेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यह एक अंतर है। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। तो a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू की बात करें तो वायु और निर्वात के लिए, वायु हो या फिर निर्वात हो, वायु या फिर निर्वात के लिए यानी कि दोनों आवेश अगर वायु में हो या फिर निर्वात में हो तो a की वैल्यू 1/4πε0 होती है। a इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/4πε0, जिसका अगर SI पद्धति में मान बताएं
किस पद्धति में, एसआई पद्धति में, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9 और यूनिट आप लोग देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। एसआई पद्धति में ये वैल्यू होती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट जो है, ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, कहलाती है। तो निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता क्या होता है, माध्यम का वह गुण है जिसके कारण वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है। ठीक है, विद्युतशीलता किसी माध्यम की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करती है। अभी हम बताएंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल आप लोग ये समझिए, नॉट का मतलब ये निर्वात से है और वायु से है, कि निर्वात रहेगा या वायु रहेगा तो उसकी विद्युतशीलता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कहें कि अगर दो आवेश वायु में या फिर निर्वात में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल अगर F नॉट है, क्या है F नॉट, तो F नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r²। ये वायु में रखे या निर्वात में रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तो मैं डाउट को क्लियर करूंगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि वायु निर्वात के लिए तो ठीक है, लेकिन माध्यम में अगर हो, किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका मान हमें ना मालूम हो, जैसे ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कोई अन्य माध्यम होगा, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए समझ लेते हैं, अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यमों के लिए हम इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1/4πε। ठीक है, एप्सिलॉन, अब वही चीज, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि अन्य माध्यम कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग माध्यम के अलग अलग। निर्वात के लिए फिक्स है इसलिए हमने बता दिया। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन जो है इसको हम लोग बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब जिस माध्यम में रखे गए हैं दोनों आवेश उसकी विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके लिए अगर हम F की बात करें तो F इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये फार्मूला हमारा बन जाएगा किसी माध्यम के लिए अगर बात करेंगे तो। ठीक है, अब इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको समझिए। ठीक है, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर बल आवेशों के बीच लगता है तो वह निर्वात में लगता है। निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान सबसे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा कहीं नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको देखें कि अगर समान दूरी पर दो आवेश हैं, समान दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं, एक बार उनको वायु में रखा गया और एक बार उनको माध्यम में रखा गया। जैसे इन्हीं दोनों आवेशों की बात करते हैं, ये दोनों आवेश Q1 और Q2 समान दूरी यानी कि r दूरी पर एक बार वायु में रखे गए थे, एक बार निर्वात में। तो वायु में रखा गया तो F नॉट उनके बीच का बल था, और माध्यम में रखा गया किसी माध्यम में तो वहां पर F इज इक्वल टू आपका 1/4πε Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, तो यहाँ पर F0 अपॉन F की बात अगर हम करें, F0 और F की बात करें तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं, बाकी सारी चीजें तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर हम डिवाइड करें तो Q1 Q2 अपान r² से Q1 Q2 अपान r² कट जाएगा, और इधर से 1/4π से 1/4π कट जाएगा।
या दूसरे शब्दों में कहें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मान भी एक नियतांक ही आने वाला है। क्या आने वाला है? नियतांक आने वाला है। और इस नियतांक को, इसका भी मान क्या होगा? नियत होगा, नियतांक होगा। और जब नियतांक होगा, इस नियतांक को हम किसी न किसी चीज से प्रदर्शित करेंगे, तो हम इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के से। और इस नियतांक को हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। बात समझ में आ रहा है? एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है के, यानी कि नियतांक होता है जिसका मान होता है माध्यम, जिसको हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अगर इन दोनों की वैल्यू रखा जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी चीजें खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन पहुँचते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है क्या, अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू के। यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक हमें मालूम हो तो एप्सिलॉन में उसका मल्टीप्लाई करके हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दिया कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है। मैं बता दूं, एप्सिलॉन 0 यानी कि निर्वात के लिए इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। और यहाँ से आप लोग इसका यूनिट बना सकते हैं। यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, ठीक है। एप्सिलॉन का आंकिक मान होता है। आप चाहे तो इसका मान निकाल सकते हैं इस वाले, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपके लिए होमवर्क है। 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम पलटी मार दें तो आपको ये मिलेगा 4 एप्सिलॉन 0 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। और यहाँ से एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये इंटू में 4 पाई। पाई की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, पाई की वैल्यू कितनी? 1.414। तो ये आप लोग सॉल्व करके एप्सिलॉन का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपके समझ में आ गई। और इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं, इसको माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक तथा माध्यम का परावैद्युतांक बोलिए, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध। निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध, इसको हम लोग बोलते हैं, यही संबंध है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता में संबंध एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यहाँ से हम लोग एक निष्कर्ष पर और पहुँचते हैं कि ये तो वायु के लिए हो गया, ये माध्यम के लिए हो गया। तो यफ का हम लोग यानी कि कूलाम बल का हम एक व्यापक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम बल का व्यापक सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। क्या? यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर दें तो एप्सिलॉन 0 के हो जाएगा, यानी कि किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी जगह के लिए ये फॉलो करेगा। 1/4 एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग एप्सिलॉन नॉट के लिख सकते हैं और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं।
बात समझ में आया? तो इस तरीके से F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हम लोग व्यापक रूप में ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी माध्यम में कहीं पर भी इसका इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल सिर्फ निर्वात और वायु के लिए होगा, इसका इस्तेमाल किसी माध्यम के लिए होगा जिसका परावर्तनांक हमको मालूम हो, और इसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी माध्यम के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लगने वाला किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा मान कब होगा? जब k की वैल्यू होगी कितनी? 1। k की वैल्यू होगी कितनी? 1। तभी तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बात को और ध्यान में रखिएगा कि वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान होता है 1, यानी कि वायु तथा निर्वात के परावैद्युतांक का मान 1 होता है, जो कि इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। कुछ पदार्थों का हम लिख देते हैं कि वायु निर्वात के लिए k इज इक्वल टू 1। अगर हम वायु की बात करें तो वायु के लिए k इक्वल टू होता है 1.00054। ध्यान दीजिएगा, दोनों एक नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? निग्लेजिबल लेकर दोनों की वैल्यू सेम मान लेते हैं। वायु और निर्वात सेम टू सेम लेकर चलते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन होता है कितना? 1.00054। ठीक है। अगर हम पानी की बात करें, जल की बात करें, ठीक है, तो इसका मान होता है 80। इसका मान कितना होता है? 80। और कुचालक पदार्थों की बात की जाए तो कुचालक पदार्थों के लिए k का मान, कुचालक पदार्थों के लिए k की वैल्यू जो है ये आपकी होती है 1 से अधिक। k का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पायरेक्स कांच के लिए k का मान 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5। और धातुओं के लिए या दूसरे शब्दों में कहें सुचालक पदार्थों के लिए k का मान इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। देखिए, मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, बस इतना समझिए, ये जो मान है k का, ये न्यूनतम है। न्यूनतम मतलब कम से कम, इससे ज्यादा इसका मान नहीं हो सकता। न्यूनतम मान है। और ये क्या है? अधिकतम मान है, अधिकतम। ठीक है, कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को याद रखना है। इसका वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट। यही कारण है कि अगर दो आवेशों के बीच हम किसी सुचालक पदार्थ या कोई धातु का टुकड़ा रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो हो जाता है शून्य। क्या हो जाता है? शून्य। क्योंकि इनफाइनाइट अगर हम इसमें रखेंगे k की वैल्यू तो ये f की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हम रखते हैं तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आई होप कि आपके समझ में एक पूरी बात आ गई होगी, इसमें किसी तरह का कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज, दो चीजें और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये तो आप लोगों को एक होमवर्क दे ही दिया है मैंने कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दो चीजें, इस वाले फार्मूले की मदद से हम लोग कूलाम का परिभाषा भी दे सकते हैं। जैसे आवेश का मात्रा कूलाम होता है तो कूलाम की परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं। तो इसको हम लोग देते हैं, मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं, उसके बाद इसको परिभाषा दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ेंगे। आवेश का मात्रक कूलाम की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? इजी वे में, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप लोग F इक्वल टू क्या पढ़ा है आप लोगों ने? F इक्वल टू अभी पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F नॉट मतलब निर्वात में, F नॉट मतलब निर्वात में
कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और 1/4πε0 को हम लोग इतना भी कह सकते हैं 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ और इसमें अगर हम Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलाम मान लें, मतलब Q1 भी 1 कूलाम का है, Q2 भी 1 कूलाम का है, और इनके बीच की दूरी को भी अगर हम मान लें कितना 1 मीटर, कितना मान लें 1 मीटर, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से समझिएगा। ये सब का सब क्या हो जाएगा 1 × 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि सब मल्टीप्लाई करके आपका आएगा कितना F0 = n × 9 × 10⁹ न्यूटन। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग एक परिभाषा कह सकते हो, यदि दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा जाए, निर्वात में रखने पर उनके बीच यदि दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तो वे आवेश या प्रत्येक आवेश 1 कूलाम होगा। 1 कूलाम हो, प्रत्येक आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। प्रत्येक आवेश की मात्रा 1 कूलाम कहलाती है। तो सिंपल है, इससे हम लोग इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। कूलाम की परिभाषा आपके समझ में आ ही गई होगी कि 1 कूलाम का होगा तभी, और 1 मीटर की दूरी पर रहेंगे तभी इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग सकता है। तो हम इसको यही कह सकते हैं कि दो आवेशों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखने पर अगर उनके बीच लगने वाला बल 9 × 10⁹ न्यूटन है, तो वह उन दोनों आवेशों की मात्राएं कितनी होंगी 1 कूलाम कहलाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लंबा क्लास हो जा रहा है, अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इशू है नेटवर्क का, तो सही से अपलोडिंग नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आप लोगों के पास समय से वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा लेट हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आप लोगों के पास फटाफट वीडियो जाने लगेंगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे काम मोबाइल से ही करना है, और पता नहीं क्या इनका चल रहा है। मैंने कंप्लेन भी कई बार कर दिया है कि नेटवर्क सही नहीं रह रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए ये सब बातें, ये तो इशूज़ परेशानियाँ होती रहती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी दबाइए कि आपको वीडियो जैसे ही बने आपके पास इसकी सूचना पहुंच जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।